हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीडी ऑनलाइन चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स, मेरा जो पिछला वीडियो था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज का, जिसमें मैंने 9 तारीख को पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाया, और आज मैं करीब 8 क्वेश्चन करवाऊंगा जो 9 तारीख को 9 जनवरी को पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग चलते हैं, आज के बाकी क्वेश्चंस को करते हैं, और बातें तो बाद में होती रहेंगी। चलिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपका वो ये है। क्वेश्चन कहता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर है 0 के। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स बराबर व्हाट। अब स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर है आपका 0 के। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बराबर व्हाट। तो यहां पर आपको करना क्या है कि ये आपको कुछ कैसा दिखता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर दिखता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर दिखता है। तो अगर आप यहां पर इस चीज को साइन इसी का क्यूब में कर दूं तो साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो हम कुछ वैसा ही इसी चीज को हम करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स को कुछ हम इस तरीके से तोड़ देंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको क्या दिखता है, हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूछा जा रहा है, यही तो है आपका क्वेश्चन। तो यहां पर करना क्या है, आप देख रहे हो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर आपका 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस 0 पर जो ए माइनस बी की जो वैल्यू है वही यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर होगा। तो हम यहां पर 0 रख देंगे। अब इधर की वैल्यू, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी 0 कर सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है, इसलिए ये समझाने के लिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, और ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ इधर जो हमारा साइड होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिलता है कि साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बराबर 0 क्या आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका एक और भी तरीका है, मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी तरीका। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। इतने की वैल्यू क्या आ रही है, 0, जो मैंने यहां पर प्रूव करके आपको दिखा दिया है। अब इसी क्वेश्चन को आप स्टूडेंट दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, जैसे आपको दे रहा है कि साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 0 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स बराबर व्हाट। तो स्टूडेंट्स याद रख लिए, ये तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे। अब आप एक बात बताइए, यहां क्या देता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। तो यहां पर एक्स को आप क्या मान रहे हैं, एक्स का मतलब होता है थीटा, यानी कि कोण। तो हम कहेंगे कि अगर ये दोनों 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स को, अगर माइनस कॉस एक्स को आप उधर ले जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। और दोनों बराबर होने की स्थिति क्या होती है, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 के, 1/√2 के होती है। तो 1/√2 के होती है। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स, अगर मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू 45 डिग्री में मान लूं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपको ये क्या दिखता है, यहां पर 1/√2 दिखता है। तो हम कहेंगे कि कॉस एक्स, यहां पर अगर मैंने माना तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45, तो ये साइन 45 कॉस 45, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो इसका मतलब हमें निकल के आया, हमसे पूछा गया कि साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बराबर कितना होगा। तो हम यहां क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 45 बैठा देंगे। तो मतलब क्या है कि साइन क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है। तो साइन क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1/√2 का क्यूब कर देंगे, हम 1/√2 का क्यूब कर देंगे हम। अब आपको पता है यहां पर भी 1/√2 का क्यूब कर देंगे।
क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 45 मानी, तभी तो बराबर हो सकता है, तभी तो यहाँ पर 1/√2 1/2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या, सॉरी, यहाँ पर आपका 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर cos क्यूब 3 है, sin क्यूब cos क्यूब x है, sin क्यूब x है। तो आपको पता है कि ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा तो ये क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। आगे आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आपको समझ में आया, ऐसे भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते थे। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कहता है, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पर, कि किसी संख्या को 4 और 9 से लगातार भाग दिया जाए तो शेष 3 और 5 मिलता है। कहता है कि यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस आपका बन रहा है, ये एक्चुअली जो एक पैटर्न होता है उस पैटर्न पर चल रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को जब आप लगातार 4 और 9 से भाग लगाते हैं तो पहले कंडीशन में आपको 3 शेष बचता है, दूसरे कंडीशन में 5 शेष बचता है। अब कहता है कि अगर आप भाजकों को बदल दें, मतलब उसका क्रम चेंज करें, उसका ऑर्डर चेंज करें, तब आपका शेषफल क्या होगा। ऑब्वियसली शेषफल चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बदल करके आएगा, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या कहता है, पहला कंडीशन दे रहा था 4 और 9 से भाग लगाते हैं तो पहले कंडीशन में 3 शेष बचता है, दूसरे कंडीशन में 5 शेष बचता है। यानी पहला भाजक 4 है, दूसरा भाजक 9 है, और पहला शेषफल 3 है, दूसरा शेषफल 5 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है, ये ध्यान रखेंगे आप कि ये भाजक था, तो हमेशा जब भी आपको कंटिन्यूअस डिवीजन की मेथड आएगी ना, लगातार भाग करने की क्रिया आएगी, तो वैसे कंडीशन में स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि जो लास्ट का भाजक होगा ना, उसका भागफल आप 1 मान लेंगे और ये जो शेषफल है उसमें जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 9 एकम 9 5 14। अब जो ये 14 आएगा आपका, इस 14 को आपको करना क्या है, ये जो पहला भाजक था उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये शेषफल 3 था तो 3 जोड़ देंगे उसमें, 14 चौके 56, और 56 और 3 59। तो आपको फाइनली वो संख्या निकल के आ गया 59। तो इसी संख्या को कह रहा था, इसी 59 को कह रहा था कि जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो आपको 3 शेष बचेगा। अब उसका जो, जब आप देखिए यहां पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जैसे 4 से मैंने इस संख्या को भाग लगाया 59 को, तो आपको पता है 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो आप क्या देखते हैं यहां पर 3 शेष बचता है। देखिए 3 शेष बचता है, ठीक। अब आप देखिए, तब आप कहेंगे कि सर इसमें 3 शेष बचता है, तो क्या फिर हम इसी 3 फिर 59 को क्या हम 5 से भी डिवाइड करेंगे, नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी आप पहले वाले भाजक से संख्या को आप भाग लगाते हैं ना, तो पहले वाले कंडीशन में जो भागफल आता है ना, पहले वाले कंडीशन में जो भागफल आता है, तो वही से आपको दूसरा जो भाजक है उसे भाग लगाना, ये यहां पर याद रखना। अब जैसे यहां देखिए 14 आया, आप 14 को अगर आप 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 5। देखिए शेषफल 5 बचेगा। तो यही प्रोसेस इसमें कहा गया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, संख्या आपको निकल गया, 4 से जब आपने भाग लगाया तो आपको कितना शेषफल बचता है 3, जो कि यहां दिख रहा है। अब इसका जो भागफल आया है वो कितना आया 14। अब इस भागफल को डिवाइड करना है इससे, दूसरे भाजक से। तो आपको पता है दूसरा भाजक आपको दिया गया 9, 9 से जब आपने भाग लगाया तो आपको शेषफल कितना बचता है 5, जो कि आपको यहां पर दिया गया। ठीक है, अब कहता है कि संख्या तो वही रहेगी, लेकिन कहा कि भाजकों का क्रम पलट दिया गया। तो भाजकों का क्रम पलटने का मतलब है कि अब आप उसको 9 से भाग लगाएंगे, 9 से भाग लगाएंगे। अब देखिए आप यहां पर, यहां मैं बता रहा हूं आपको, या यहां देख लीजिए। अब 9 से कहता है कि इसको आप इधर कर दीजिए, 9 को, ये 9 को इधर कर दीजिए, 9 इधर आ जाएगा और 4 इधर, यानी कि भाजकों का क्रम पलट दिया। तो अब आप 9 से क्या करेंगे, इसी संख्या को 59 को भाग लगाएंगे, 59 को भाग लगाएंगे तो 9 छके 54। तो पहले कंडीशन में शेषफल क्या आया 5, पहले कंडीशन में शेषफल कितना आया 5, ठीक। तो पहला आंसर आप देंगे कि शेषफल आएगा 5। अब क्योंकि 9 सते तो 63 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आपका ये कितना आता है भागफल। अब वही करना है आपको, इस भागफल को दूसरे वाले भाजक से भाग लगाना है, जैसा कि हमने यहां किया था। अब आप इस 4 से इस 6 को भाग लगा दीजिए, तो 4 एकम 4 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, फल आएगा। और दूसरे कंडीशन में जब इसके भागफल को आप 6 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 2, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन
आपको 9 तारीख का था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, जरा गौर देखेंगे, क्वेश्चन पर गौर करेंगे। कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना से 6 कम है। तो कहता है यदि आयत का परिमाप 28 है तो चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई क्या है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई उसके आयत के चौड़ाई के 2 गुने से 6 कम, चौड़ाई के 2 गुने से, जैसा कि आपको क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा, 6 कम है और आयत का परिमाप क्या कहता है 28 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारा था x, चौड़ाई था हमारा x। तो हम क्या करेंगे, आप सबको पता है कि आयत की लंबाई, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर जो भी है। तो आपको दिख रहा है यहां पर कि परिमाप कितना देता है 28, क्वेश्चन में दिया गया है 28। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 6 कम है। तो हम कहेंगे ना कि लंबाई जो हमारी आ रही है इसका 2 गुने से 6 कम है, ये आ गया आपका लंबाई। ठीक, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये लंबाई हो गई हमारी 2x, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इससे इसको काट दीजिए, 14 बार में कट जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 2x 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 और x 3x हो जाएगा। अब ये -6 उधर चला जाएगा 20 में, ये 14 में जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो x का मान आपको कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20/3 मीटर सेंटीमीटर वाटेवर, जो भी आप कह सकते हैं। तो मतलब आपको यही पूछा गया था कि इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि चौड़ाई 20/3 मीटर है, 20/3 मीटर है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि 300 से लेकर के 1000 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो। तो आपको करना क्या है, 1000 को यहां रख लेना है, जो लास्ट तक का पूछ रहा है आपको यहां से लेना है 7 से, और यहां पर आप 300 को भी 7 से कर लेंगे। अब आपको करना क्या है कि 1000 को 7 से भाग लगाना है। तो 7 से भाग लगा दीजिए। हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस, और ये अभी कंटिन्यूअसली इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी स्टूडेंट्स सेकंड फेज में एग्जाम देना चाहते हैं, आगे के एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो इस चीज को नोट कर लेंगे कि ये पैटर्न पर कई अभी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, डिजिट को सिर्फ बदल दे रहा है, पैटर्न यही रहेगा। तो आपको करना क्या है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहां से काट दीजिए, 7 एकम 7, तो यहां से 3 निकलेगा, 7 चौके 28, और यहां से कितना निकलेगा 2 निकलेगा, 20 होगा, 7 दूना 14। तो यहाँ एक चीज में ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट को आपको नहीं लेना है, पॉइंट में जो दशमलव में होगा उसे नहीं लेना है। जब आप इसको भाग लगाएंगे ना 1000 को 7 से, तो आपको 142 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव के बाद वाला पार्ट नहीं लेना है, दशमलव से पहले का पार्ट लेना है, बस इसको याद रखना। यहां भी आपको वही करना है, 7 चौके 28, और यहां से 2 निकलेगा तो 7 दूना 14। यहां भी ये भी दशमलव में आएगा, तो दशमलव आपको नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको करना क्या है, 142 ऊपर में आ रहा है ये भागफल, और इसका भागफल आ रहा है 42, इन दोनों का अंतर कितना होगा 100। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 100। यानी कि 300 से लेकर के 1000 के बीच में 100 ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, आप जब भी बनाएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये एपी सीरीज, एपी वाले फॉर्मूले पर भी बन सकता है, लेकिन वो काफी टाइम टेकिंग होगा और वो आपका टाइम किल करेगा, उसमें आपको फंसना नहीं है। शॉर्ट तरीका ये है बनाने का, आप ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है वो कुछ ऐसा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, a² - b² बटे कहता है कि a + b बराबर है आपका 25 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a - b की वैल्यू क्या होगी, a - b की वैल्यू क्या होगी। तो आपको करना क्या है, ये क्या दिखता है आप यहाँ देख सकते हैं, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, और यहां पर आपको दे रहा है कि a + b बराबर 25। अब आप क्या देखते हैं, यहां से यहां इसको काट देंगे तो a - b की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी कि इतना बराबर आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर था। तो ये बड़ा आसान तरीका है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर
ऊपर में तो हमेशा ऐसा ही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी ऐसा दे देगा कि आपको नीचे में ए माइनस बी दे देगा, तो आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछेगा। अब यहाँ क्या दिया, यहाँ दे दिया ए प्लस बी, तो दैट मीन्स इसका मतलब था ए माइनस बी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो वही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, वही बदलेगा, और तो कुछ बदलेगा नहीं। ये बड़ा ही इजी सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत थी नहीं। चलिए अब आपका छठा सवाल ये आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है कि एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, कहता है कि एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो पहले हम क्या करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले सीपी निकालेंगे तभी तो हमें नया विक्रय मूल्य पता चलेगा। क्योंकि हमें कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए अब उसको कितने में बेचना चाहिए, तो इससे हमें यह पता करना है ना कि पहले सीपी क्या होगी, पहले हमें सीपी मालूम करना है। तो सीपी मालूम करने का, सीपी का तरीका क्या होता है क्रय मूल्य का, आपको अच्छे से पता है कि आपको करना क्या है, 100 और प्लस में आपको विक्रय मूल्य कर देना है। तो विक्रय मूल्य आपको कितना देता है, 1360 रुपया देता है, और कहता है कि आपको कितने का नुकसान हो रहा था, 15% के हानि पर बेचा। तो 15% के हानि का मतलब हो गया कि वो 100 में से 15 घटा देंगे तो 50 ही हो जाएगा। ये आपका आ गया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया। अब यही क्रय मूल्य पर हमें इसको बेचना है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या आएगा। अब इसी को कहता है आपको कि 10% के लाभ पर बेचना, तो 10% के लाभ पर बेचना है। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट ही यहाँ बिना सॉल्व किए लिख दिया है। तो अब मैं सॉल्व करूंगा, तो ये आपका क्रय मूल्य था टोटल, जो यहाँ पर यही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने। अब क्या करना है कि हमें 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना। तो 10% का लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 110/100 कर देंगे हम। तो अब हमें क्या दिखता है यहाँ पर, ये और ये हमारा कट जाएगा। अब आगे हमें देखना है कि ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बार में कट जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है कि ये हमें देखना है कि कितने बार में होता है। अब यहां पर हमें करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 22 को, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी कि उसे अब 1760 रुपए में बेचना पड़ेगा। 1760 रुपए में उसका विक्रय मूल्य होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। सातवां क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स ये आ रहा है। क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एलसीएम एचसीएफ का 91 गुना है, 91 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग जो है वो 2760 है। तो कहता है कि अगर पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए हम लोग चलते हैं। कहता है कि जो हमारा एलसीएम है वो एचसीएफ का 91 टाइम्स है, यानी 91 गुना है। तो मान लीजिए कि हमने कह लिया कि हमारा एचसीएफ जो है वो है ए, हमने ए मान लिया, तो हमारा क्लियर है कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 91 ए हो जाएगा, 91 ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन में कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो है 2760। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 91 ए प्लस में ए बराबर है 2760। तो अब हमें निकाल देना है, 92 ए हो जाएगा 2760। अब हम देखते हैं कि ये किससे कट सकता है, 3 बार में मेरे ख्याल से कट जाएगा, 3 दूना 6, 9 तिया 27, तो ये 3 बार में कट जाएगा 30, 3 बार में कट जाएगा। तो हमें ए का मान कितना निकल के आया, 30। तो क्लियर है कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 91 × 30। अब ये हमारा 30 आ गया, यही तो है हमारा। एचसीएफ हमारा 30 आ गया, एलसीएम 91 गुना 30 आ गया। आप या तो ऐसे लिख लीजिए, या मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि सॉल्व करने में इजी तरीका आपको रहता है, इजी होता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक संख्या, पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। स्टूडेंट्स हमेशा याद रख लीजिए कि इसका एक रूल होता है कि दो संख्याओं का, ये आप लोग लिख लीजिए, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमेशा याद रख लीजिए इस रिलेशन को, ये रिलेशन हमेशा याद रख लीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा एलसीएम कितना था, एलसीएम था 91 गुना 30 और एचसीएफ कितना था 30। अब हमें पूछ रहा था कि एक संख्या कितनी दे रहा है, हमारा 210 दे रहा है जैसा कि क्वेश्चन में है। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इजीली निकल जाएगी। अब इससे आप इसको काट दीजिए,
आप यहाँ तो क्या देखते हैं 3 7 21, 3 7 21 और 7 से ये भी कट जाएगा आपका, 7 एकम 7, 7 21, तो 13 3 39, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारी निकल के आई स्टूडेंट्स वो आई 390, 390, ये हमारी दूसरी संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपका कुछ ऐसा है, यहां देखिएगा कि 0.37 और 7 पर बार लगा हुआ है। इसको बार भी बोलते हैं लोग, और कई लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, जिनको जो सहूलियत लगे उस हिसाब से बात करते हैं। तो 0.37 यहाँ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जीरो के बाद जो 3 है वो तो सिर्फ एक बार आई है, और इस 7 पर रेकरिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा है सीन, कुछ ऐसा सीन है, ये लगातार आता जा रहा है, यानी कि 3 तो रुकी हुई है लेकिन ये 7 लगातार आता जा रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमें इतनी बड़ी संख्या को शॉर्ट में दिखाने के लिए, यानी छोटे रूप में दिखाने के लिए, जिस संख्या की पुनरावृत्ति यानी जिस संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है उस पर हम बार लगा देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब ही होता है कि वो संख्या बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे कि इसको कहता है कि आपको इस क्वेश्चन को कहता है कि इसको x बटा वाई के फॉर्म में आपको निरूपित करना है, यानी कि इसको भिन्न के रूप में लिखना है, x बटा वाई के रूप में। तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए आप। याद रख लीजिए स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे आप, कि सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि दशमलव के बाद की पूरी संख्या को आपको लिख लेंगे। दशमलव के बाद क्या संख्या थी, 3 7, तो हमने 3 7 को पूरा ले लिया। अब लगाना है आपको यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस। अब सवाल है कि माइनस लिख करके आप उसमें माइनस करेंगे क्या? तो ध्यान से सुनिए कि जिस संख्या पर बार नहीं लगी हुई, जिस संख्या पर बार नहीं लगी हुई, कौन सी संख्या पर बार नहीं लगी हुई है, 3 पर नहीं लगी, तो आपको क्या करना है कि 3 को यहां पर माइनस कर देना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिस संख्या पर बार नहीं लगी है उसको आपको माइनस कर देना है। तो 3 पर बार नहीं लगी, आपने 3 माइनस कर दिया यहां पर। अब सवाल है कि हम नीचे क्या लेंगे, तो नीचे याद रख लीजिए जितनी संख्या पर बार लगी उतनी बार 9 लिखेंगे। अब जितनी संख्या पर बार लगी हुई है, अब जैसे यहां पर था कि एक संख्या है तो एक संख्या पर बार लगी है तो हमने 1 9 लिख दिया, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगी हुई है उतनी बार 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं लगी हुई है, तो हम उतनी 0 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता है कि 37 में से 3 घटाएंगे तो 34 होगा, और ये आपका आ गया 90। आप इसको और छोटा कर सकते हैं, आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 5 45। अब ये दोनों नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है, तो अभाज्य और भाज्य तो कटेगा नहीं, कोई कॉमन फैक्टर सिवाय एक को छोड़ के तो हो नहीं सकता है। तो आप फाइनली क्या लिख देंगे, 17/45। ये आपका आंसर आ गया। इसका जो आंसर होगा यानी कि भिन्न का जो मान होगा, x के जगह पर 17 और y के जगह पर 45। ये आपका फाइनल क्वेश्चन था। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, यहां पर आपने क्या देखा कि दशमलव के बाद 2 संख्या थी, मैंने दोनों संख्या लिख दी। अब माइनस क्या किया, जिस पर बार नहीं लगा, हमेशा न कि सिर्फ इस क्वेश्चन में, ऐसा जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप हमेशा यही करेंगे, जिस पर बार नहीं लगी होगी उसको माइनस कर देंगे आप। और नीचे क्या करना है, जितनी संख्या पर बार लगी होगी, एक संख्या पर थी इसलिए 1 9 लिखा। अगर ऐसा होता है कि 2 संख्या पर बार लगी होती तो हम 2 बार 9 लिखते हैं हम यहाँ पर। अब जितनी संख्या पर बार नहीं लगी हुई, इस पर कितने पर बार नहीं लगी हुई, एक संख्या, इसलिए 1 0 लिख दिया। अगर ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, मान लीजिए कि मैं कहता है कि 3 7 5 3, ऐसे मैं कह देता, ऐसे, इसको आप कैसे निरूपित करते, 3 7 5 3 लिख देते। अब कितनी, जो संख्या पर बार नहीं लगी हुई है, आप कहते हैं कि 3 पॉइंट के बाद 3 7 पर बार नहीं लगे, 3 7 माइनस कर दिया। अब नीचे क्या लिखते हैं, क्योंकि 2 संख्या पर बार लगी हुई है तो आप लिख देते हैं 999। कितने संख्या पर बार नहीं लगी हुई है, 2 संख्या पर, आप 2 0 लिख देते। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश की आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज भर के लिए इतना ही। और ये जो हमारा वीडियो था ये 11वां था RRB NTPC ग्रुप डी सीरीज का। और मैं इसमें एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि इसके जो 10वां पार्ट है, यानी 10वां भाग जो है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और उसमें भी जा करके आप देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, वो जो 12वां पार्ट होगा, उसमें 10 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। उस पर भी एनालिसिस करके मैं आपको डालूंगा। मैं थोड़ा लेट से इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि
मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन लाऊं आपके बीच, काफी विश्लेषण। जितने भी मैंने आज ये 10वीं और 11वीं वीडियो का जो हमारा पार्ट है, इसमें जितने भी टाइप्स कराए हैं, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर मैं 10 तारीख वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, उसको भी आप करें। जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक इस चैनल को फैलाएं।